Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज जो प्रैक्टिस सेशन आपका होने वाला है 7 नंबर का प्रैक्टिस सेशन है। इससे पहले 6 क्लासेस में आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्लासेस को भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर कराए गए हैं। इसके अलावा देखिए जो क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हुए हो ऑफलाइन एग्जाम हुए हो, हर जगह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं कराऊंगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें एनसीईआरटी के नोट्स की, तो देखिए जो बच्चे एनसीईआरटी के नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के नोट्स भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जितना भी सिलेबस सीटेट डिज़ाइन करता है, सोशल साइंस या फिर साइंस जो भी पेपर 2 में सब्जेक्ट होते हैं वो सारे एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। देखिए मोस्टली जो पेपर बनता है, मोस्टली क्या आप ये लगा लीजिए 95% पेपर जो होता है वो आपका एनसीईआरटी की बुक से ही होता है। 1 to 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो लगता है कि वो नहीं आए लेकिन होते हैं सिलेबस के अंदर ही, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बुक में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं वो भी देखिए अपना साथ साथ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी आप जो है प्रैक्टिस सेशन को समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। देखिए विधवा गृह की स्थापना किसने की थी पूना में? ज्योतिराव फूले ने की थी, वीरेशलिंगम पतल्लू ने की थी, ताराबाई शिंदे ने की थी, या फिर पंडिता रमाबाई ने की थी। तो देखिए अगर हम बात करें ज्योतिराव फूले की, तो इनकी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है गुलामगिरी, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, क्या है? गुलामगिरी। तो देखिए गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिराव फूले की पुस्तक है। ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पर क्या पूछा गया है? विधवा गृह की स्थापना किसने की? तो वो की थी पंडिता रमाबाई ने। किन्होंने की थी? पंडिता रमाबाई ने। देखिए पंडिता रमाबाई जो आपके देखिए एनसीईआरटी की बुक में हूबहू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए पंडिता रमाबाई जिन्होंने क्या किया था? विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया है डायरेक्टली, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी के नोट्स को पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आतपन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए ए पॉइंट है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, विषुवत व्रत कर्क और मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है, सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है। देखिए आइसोलेशन, आतपन किसको बोला जाता है? आइसोलेशन को बोला जाता है, जिसको हम सूर्य तप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए आइसोलेशन, जिसको हम सूर्य तप भी कहते हैं। इसके बारे में देखिए मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। बढ़ती नहीं है बल्कि क्या होती है? घटती है। तो यहाँ पर ए पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। विषुवृत्त कर्क और मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है। देखिए जो विषुवृत्त है वो मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है। देखिए समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की तुलना में जो आतपन होता है, आइसोलेशन होता है, वो अधिक होता है, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी की बुक में देखिए इतनी ही क्लिप आपको यहाँ पर दी गई थी। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। देखिए क्या करता है? तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। देखिए सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो क्या कहलाती है? आइसोलेशन, आतपन कहलाती है। अब देखिए जो आतपन होता है, आतपन जिसको सूर्य तप की मात्रा देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है? घटती है, लेकिन वहाँ पर क्या दिया हुआ है? बढ़ती है, इसलिए वो क्या हो गया? गलत हो गया। अगर वहाँ पर घटती हुई लिखा हुआ होता तो वो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता? सही हो जाता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखते हैं, सूर्य तप वह सौर विकिरण है जो पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है। इसे प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा से मापा जाता है। पृथ्वी की धुरी में झुकाव है, इस झुकाव के परिणाम स्वरूप जो सूर्य की रोशनी है और विस्तार से आने वाली विकिरण ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर एक बड़ा क्षेत्र कवर करती हैं। देखिए ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर बड़ा क्षेत्र कवर करती हैं, इसीलिए देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो सूर्य तप है वो क्या होता है? घटता है। प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा किसी स्थान के तापमान को निर्धारित करती है। चूंकि अक्षांश के साथ बदलता रहता है, इसीलिए तापमान भी क्या होता है? बदलता रहता है। यह तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आइसोलेशन से रिलेटेड चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ए है, यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। बी पॉइंट है, यह लगभग 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ चलती है। सी पॉइंट है, यह लगभग 180 डिग्री अक्षांश के साथ साथ चलती है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो प्रशांत महासागर के बीचों बीच गुजरती है, बिल्कुल सही है। 180 देशांतर के साथ साथ चलती है, ये भी सही है, लेकिन अक्षांश के साथ चलती है, ये क्या है यहाँ पर गलत है। इसलिए यहाँ पर ए और बी पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थ्योरी देख लेते हैं इसकी। देखिए 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना की गई थी। देखिए, यह मूल रूप से पृथ्वी की सतह पर 180 डिग्री देशांतर उत्तर दक्षिण रेखा का अनुसरण करता है, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के मध्य से यात्रा करता है। तो देखिए, प्रशांत महासागर के मध्य मतलब उसको 2 भागों में विभाजित करके जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री उत्तर दक्षिण रेखा ये होती है ना। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है भारत के नक्शे में इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहाँ प्रशांत महासागर के मध्य से होकर निकलती है और देशांतर उत्तर दक्षिण रेखा 180 डिग्री पर अनुसरण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से कौन सा बदलाव किया। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद कौन कौन से चेंजेस आए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, परिषद के साथ भारत मंत्री नियुक्त किया गया, जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ था। भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया, बिल्कुल गलत है। लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल दिया गया, ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। देखिए, जो सही पॉइंट है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 4, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी ज़मीन पर उन्हें अधिकार दिए गए। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए, 6 बदलाव किए गए थे यहाँ पर जो NCERT की बुक में दिए गए हैं। देखिए, विद्रोह के बाद के साल, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो बदलाव आया था, कौन कौन से अहम बदलाव किए गए। पहला जो बदलाव था वो था, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सके, ठीक है। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या किया था, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, इसे इंडिया काउंसिल कहा गया। देखिए कौन से उसको, देखिए इसको इंडिया काउंसिल कहा गया और यहाँ पर क्या है, देखिए ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा गया था, तो इसलिए क्या है यहाँ पर गलत हो गया। तो इसको क्या बोला गया था, तो देखिए इसको इंडिया काउंसिल कहा गया था। भारत के जनरल गवर्नर को वायसराय का ओहदा दिया गया, इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब देखिए जो नेक्स्ट चेंज किया गया था वो किस चीज़ के ऊपर था, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अपनी रियासतें अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्त पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी। इसके अलावा देखिए जो तीसरा चेंज हुआ वो हुआ, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहाँ पर अनुपात बराबर करने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, अनुपात कम करने और जो भारतीय सिपाही थे उनका अनुपात कम करने और जो यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो इसलिए सेकंड पॉइंट भी वहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए जो थर्ड चेंज हुआ था वो किस चीज़ का था, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। इसके अलावा फिफ्थ है, देखिए अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। लास्ट पॉइंट है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो देखिए यहाँ पर जो 6th पॉइंट था वो सही था वहाँ क्वेश्चन में, इसलिए वही पॉइंट सही है। तो ये चेंजेस हुए थे 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। देखिए नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछे, ये पॉइंट जो है यहाँ पर गलत है। टाइपिंग मिस्टेक हुई थी सीटेट के एग्जाम में, ये पूछा गया था कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो देखिए वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, पॉइंट गलत है, क्योंकि देखिए वायसराय मिंटो ने नहीं किया था, वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संसाधनों और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, ये भी बिल्कुल सही है।
कांग्रेस का मध्यमार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है, पक्ष में नहीं था बल्कि ये समर्थन में नहीं था। ठीक है, पक्ष में था, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, पक्ष में नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही है। बी और सी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर आंसर। देखिए 1905 में 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अब देखिए बंगाल के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस बंगाल का हिस्सा थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम मेन चीज़ देखें, देखिए बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। तो देखिए विरोध किया, बिल्कुल सही है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वयं उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। तो देखिए इन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन में अपनी चीज़ों को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बंगाल के विभाजन के समय इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट है वो सब मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी पार्ट से भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका न्यूमेरिकल टाइप है। देखिए ये क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए जो ग्रीनविच रेखा है वो इस तरीके से यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ देखिए जो ग्रीनविच है उस पर समय कितना दिया गया है, 12 बजे हैं। तो यहाँ का टाइम जो है वो हमें दिया गया है 12 बजे हुए हैं। ठीक है, अब इधर पूरब में कितने पूरब में पूछा है, 30 डिग्री पूर्व में पूछा है। कितने में, 30 डिग्री पूर्व में पूछा है। और देखिए हमें ये भी यहाँ पर दिया हो गया है कि 1 घंटे में कितना होता है, 15 डिग्री घूमती है। अब देखिए अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो 30 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? तो देखिए यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो इधर भी 2 टाइम्स हो जाएगा। कितने घंटे में, 2 घंटे में घूमेगी। अब देखिए जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच पर हमें 12 बजे टाइम दिया गया है। हमें जाना है पूरब में, पूरब में कितना, 30 डिग्री घूमना है। घंटे कितने दिए गए हैं, 2। कितना टाइम निकाल लिया है हमने, 2 घंटे का टाइम निकाला है। अब देखिए जब 12 यहाँ पर बजे हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 घंटे ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम पूरब में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं तो क्या होता है, टाइम बढ़ता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 2 बज जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये चीज़ें समझनी है कि जब हम ईस्ट में जाते हैं टाइम बढ़ता है, जब हम वेस्ट में जाते हैं तो टाइम क्या होता है, घटता है। अगर हम ग्रीनविच पर हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अगर वेस्ट में जाते हैं तो माइनस होता है, अगर हम पूर्व में जाते हैं तो समय प्लस होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्न में से किस व्यक्ति के आंदोलन का आधार बना? तो देखिए किन्होंने इस लाइन को अपने आंदोलन का आधार बनाया, तो वो कौन थे? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है बिपिन चंद्र पाल। कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर क्या है, आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित सुधार आंदोलनों को उनके नेताओं के साथ मिलान करें। देखिए सतनामी आंदोलन, सत्यशोधक समाज, मंदिर प्रवेश आंदोलन या फिर स्वाभिमान आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा किससे संबंधित है? तो देखिए जो सत्यशोधक समाज है वो किनके द्वारा, वो ज्योतिराव फूले के द्वारा इनका आंदोलन था। ठीक है, जो सतनामी आंदोलन, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से दे देखें तो सारे ऑप्शन यहाँ पर कट गए, क्योंकि देखिए बी थर्ड से कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर आंसर जो 3 है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो सतनामी आंदोलन है वो किससे, वो था घासीदास के द्वारा। जो मंदिर प्रवेश आंदोलन है वो किसका, BR अम्बेडकर। स्वाभिमान आंदोलन पेरियार जी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर पोर्ट दिए गए हैं आपको और उसके कॉन्टिनेंट दिए गए हैं। इसका मतलब आपको देखिए पंतन दिए गए हैं और उसके महाद्वीप दिए गए हैं, आपको सही यहाँ पर सुमेलित करने हैं। देखिए रियो डी जेनेरियो, लॉस एंजिल, सिंगापुर, ये कहाँ कौन से महाद्वीप में है? तो देखिए कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, मतलब कौन से सही तरीके से यहाँ पर सुमेलित हैं। तो देखिए लॉस एंजिल की बात अगर हम करें, उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही है।
सिंगापुर एशिया, ये भी आपका बिल्कुल सही है महाद्वीप। रियो डी जनेरियो, ये आपका कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। इसलिए देखिए यहाँ पर ए को छोड़कर दोनों पॉइंट सही हैं, बी और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।